इस साल अगर आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पेशली इंटरनेशनल एग्ज़ाम, देन इस वीडियो में मैं आपके साथ में 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा विच विल हेल्प यू टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। हर फॉरेन लैंग्वेज के इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप इन इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है, यानी कि उसकी जो मान्यता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। तो मेरा सजेशन हर स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है या सीखने का प्लान कर रहा है, उसको ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम देने ही चाहिए, क्योंकि कंपनीज़ को भी इन सर्टिफिकेट्स के बारे में पता होता है। सो दीज सर्टिफिकेट्स विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट अ जॉब। जैसे अभी मार्च में डेल्फ का एग्ज़ाम आ रहा है। डेल्फ फ्रेंच का इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। मेरी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेल्फ का एग्ज़ाम देने वाले हैं और मैं उनको अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर डेल्फ। आप हो सकता है कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको पता होगा कि आपकी लैंग्वेज में कौन सा इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है और किस मंथ में वो कंडक्ट होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप पता करिए कि आपका जो एग्ज़ाम है इंटरनेशनल लेवल का वो किस मंथ में कंडक्ट होता है और अकॉर्डिंगली आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करोगे देन 99% से भी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं अब इन 5 टिप्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय फर्स्ट टिप, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट। जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो उस एग्ज़ाम का फॉर्मेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें जैसे फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, तो इनके एग्ज़ाम फॉर्मेट में क्या होता है कि 4 सेक्शंस होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरे में आता है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, देन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इन चारों ही सेक्शंस में आपको परफॉर्म करना होता है। अब इन चारों सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है तो उस एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको 2 या 3 पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपको उन्हें पहले पढ़ना है और आपको फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो क्वेश्चंस लिखे होंगे आपके पेपर पे उसके आंसर्स आपको देने हैं। जो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपको कुछ ऑडियोज सुनाई जाती हैं, उस ऑडियोज़ को आपको सुनना है और आपको अगेन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो राइटिंग वाला पार्ट होता है, राइटिंग टेस्ट में क्या करना होगा, आपको 2 या 3 टॉपिक मिलेंगे, उन टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। वहाँ पर वो लिख भी देते हैं कि आपको मिनिमम इतने वर्ड्स लिखने ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं या 300 वर्ड्स आपको लिखने ज़रूरी है। जो स्पीकिंग टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपको रोल प्ले करना होता है एग्जामिनर के साथ में। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, जो ओरल टेस्ट होता है, उससे पहले आप किसी एक रूम में बैठे होंगे, आपके सामने कुछ रोल प्लेस रखे होंगे। उन रोल प्लेस में से आपको 2 या 3 रोल प्लेस चूज़ करने होते हैं। आपने 2 या 3 रोल प्ले चूज़ किए जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो और आपको 15 मिनट का समय मिलता है। आपको 15 मिनट्स का समय मिलेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आप उसको लिख नहीं सकते। आप कुछ भी लिख नहीं सकते, ना ही लिख कर उसको अंदर एग्ज़ाम रूम में लेके जा सकते हो। यू कैन प्रिपेयर इट इन योर ओन माइंड। आप उसको अपने माइंड में प्रिपेयर कर सकते हो, बट कुछ भी लिख के एग्ज़ाम रूम में लेके नहीं जा सकते। फिर जब आप अंदर जाओगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे पूछेंगे वो होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अपना इंट्रोडक्शन पहले से ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद आप उनके साथ में रोल प्ले करेंगे। तो ये एक यूरोपियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम फॉर्मेट है। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एशियन लैंग्वेजेस, तो उसके एग्ज़ाम फॉर्मेट को सबसे पहले समझिए। माई सेकेंड टिप इज प्रैक्टिस विद द राइट बुक। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय प्रैक्टिस विद द राइट बुक? सी, जिस लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी आप देने वाले हो उस लैंग्वेज की कुछ ऐसी बुक्स हैं जो स्पेसिफिकली आपको प्रिपेयर कराती है इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इन इंटरनेशनल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सी, मार्केट में इस तरह की बुक्स वैसे बहुत सारी है, लेकिन यू नीड टू चूज़ द राइट बुक, द बेस्ट बुक ऑफ योर लैंग्वेज, जो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्रैक करने में आपकी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ, अगर कोई फ्रेंच में डेल्फ का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक मैं सजेस्ट करता हूँ? तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ दिस बुक, रियूसीर ल डेल्फ A1। दिस बुक इज़ बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये फ्रेंच की है। अगर कोई भी पर्सन डेल्फ का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट हिम और हर टू टेक दिस बुक। ये बेस्ट बुक है जिसको भी डेल्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने डेल्फ का एग्ज़ाम दिया था पहली बार, तो उस एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी और मैंने जो बुक खरीदी थी वो खरीदी थी अमेज़ॉन से। तो वहाँ पर कुछ नंबर ऑफ़ बुक्स आ रही थी जो प्रिपेयर करा रही थी डेल्फ के लिए। तो मैंने एक बुक परचेज़ की थी, लेकिन वो बुक इतनी अच्छी नहीं थी।
उस बुक में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं थी। और जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो व्हाट आई सॉ, मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस बुक से प्रिपरेशन कर रहे थे, दैट बुक। तो मुझे मालूम पड़ा कि आई थिंक ये बुक, अगर ज़्यादातर लोग अगर इससे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यानी कि बुक अच्छी होगी। जैसे तैसे चलो मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल के लिए मैंने प्रिपेयर किया डेल्फ के लिए, देन आई परचेज्ड दिस बुक। इसका डिफरेंट लेवल मैंने परचेज किया था। देन आई गॉट टू नो कि हाँ ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है विच वी शुड फॉलो। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज़ द राइट बुक। फ्रेंच में मैंने आपको बता दिया ये वाली बुक है। दूसरी लैंग्वेज का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। अगर आप चाहते कि मैं उन बुक्स के बारे में भी, जो भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम आप देने वाले हो इंटरनेशनल, अगर आप चाहते हो कि मैं उन लैंग्वेजेस की बुक्स के बारे में पता करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना। मैं फिगर आउट करूंगा कि वो कौन सी बुक्स हैं। माय टिप नंबर 3, प्रैक्टिस रेगुलरली। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गेट सक्सेस। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़। सो प्रैक्टिस रेगुलरली। अब आप इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस डेली कैसे करेंगे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देता हूँ। तो व्हाट आई टेल देम, सपोज ये बुक है फ्रेंच की डेल्फ, जिससे मेरे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो व्हाट आई टेल देम, जैसे इसमें 4 सेक्शंस हैं, एक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक है राइटिंग, एक है लिसनिंग, एक है स्पीकिंग। तो मैं उन्हें क्या बोलता हूँ, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन को पकड़ो, उसको पहले फिनिश करो। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन में सपोज 15 से 20 एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको पहले उनको ख़त्म करना है। यानी कि एक वक्त पर एक सेक्शन पर फोकस करो। जब वो ख़त्म हो जाए, जब आप उसको निपटा दो, तब आप दूसरे सेक्शन पर आओ, फिर आप लिसनिंग पे आ जाओ। लिसनिंग में अगर मान लो 15 से 20 एक्टिविटीज़ है, फिर उसको ख़त्म करो। अगर वो ख़त्म हो जाए, फिर आओ राइटिंग वाले पार्ट में। फिर राइटिंग में जितनी भी 15-20 एक्टिविटीज़ है, फिर उसको ख़त्म करो। तो इस तरीके से मैं उनको बोलता हूँ आपको चलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग चारों सेक्शन पे काम कर सकते हो, अगर आपके पास में इतना पर्याप्त समय है, तो वो आप कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो व्हाट यू कैन डू, जैसे आप आधा घंटा आप सपोज रीडिंग कर रहे हो, आधा घंटा लिसनिंग, आधा घंटा स्पीकिंग और आधा घंटा राइटिंग। तो जैसा भी आपके लिए, जो भी वट एवर इज़ वर्किंग फॉर यू, यू कैन डू इट। बट द मेन थिंग इज प्रैक्टिस रेगुलरली। चाहे आप आधा घंटा कर रहे हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। माई टिप नंबर 4, फोकस ऑन योर वीकनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन एग्जाम के 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा वीक हो, कौन सा पार्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है। तो इन लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट्स में से आप किस एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब आप ये फिगर आउट कैसे कर सकते हो, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे इस एग्ज़ाम की, तभी आपको पता पड़ जाएगा। कुछ लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर भी पता पड़ता है। जैसे मुझे आई गॉट टू नो अबाउट इट, जो मेरा वीक पार्ट था इन चारों सेक्शन में से, वो मुझे कब पता पड़ा, जब मैंने पहली बार डेल्फ का एग्ज़ाम दिया। तो जब मैंने डेल्फ का एग्ज़ाम दिया था, तो आई गॉट टू नो कि लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था। सो आफ्टर द एग्ज़ाम मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसकी मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरा लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा अच्छा गया नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस टेस्ट को देते वक्त। तो आई गॉट टू नो कि लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन मेरे केस में सबसे ज़्यादा मेरा वीक पार्ट है। तो मैंने उसके बाद सबसे ज़्यादा लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस किया। और मेजॉरिटी ऑफ लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले टेस्ट में ही करते हैं। बट आपके केस में हो सकता है वो कोई दूसरा एस्पेक्ट हो जो आपका वीक हो। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको ये फिगर आउट करना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा सेक्शन है जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। माई टिप नंबर 5, प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली। नाउ अब मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली करने को क्यों बोल रहा हूँ। जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट देते हो, तो वहाँ पर आपके पास में समय होता है सोचने का, समझने का। जब आप राइटिंग टेस्ट दे रहे होते हो, तो वहाँ पर भी आपके पास समय होता है सोचने का, समझने का। जब आप लिसनिंग का भी टेस्ट दोगे, तो वहाँ पर भी आपके पास थोड़ा समय होगा। जैसे आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है, तो आपको 2 बार ऑडियो सुनाई जाएगी, तो वहाँ पर भी आपके पास थोड़ा समय होगा सोचने का, समझने का और आंसर करने का। लेकिन जब आप स्पीकिंग का टेस्ट देते हो, ये जो ओरल टेस्ट जब आप देते हो एग्जामिनर के सामने,
तो वहाँ पर आपके पास में इतना समय नहीं होता सोचने का, समझने का। वहाँ पर आप से ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो या प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करो, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आप इतना बोल रहे हो लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो, उससे बेहतर है कम बोलो, इतना बोलो लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है स्पीकिंग की। अगर आपने डेली लेवल पर प्रैक्टिस नहीं की है देन फिर पता है क्या होगा, जब आप एग्जामिनर के सामने जाओगे तो आप नर्वस हो जाओगे, क्योंकि वहां पर जब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको इंस्टेंटली कहीं ना कहीं आंसर उनको करना है। वहां पर आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है सोचने का या समझने का कि आप ट्रांसलेशन करने में लग रहे हो अपने माइंड में। तो बेहतर है कि आपका वो लेवल होना चाहिए कि जैसे एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो आप इंस्टेंटली उनको आंसर कर पा रहे हो, फ्लुएंटली उनको आंसर कर पा रहे हो विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक और प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। तो आपको ये हैबिट इनकलकेट करनी है टू स्पीक इन योर लैंग्वेज एवरी सिंगल डे, ताकि जब आप एग्जामिनर के सामने बैठो तो आप उनको रिप्लाई कर पाओ। जब भी वो किसी भी तरह का आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उनको रिप्लाई कर पाओ विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल एंड pronunciation mistakes. So practice speaking regularly. तो ये थे मेरे 5 टिप्स which will help you to clear your exam. इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।